बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बरें बहुत सारी हैं नादरीन, मुझे क्विकली आपको बतानी पड़ेंगी। सबसे पहले रिजवी बरादरान कहाँ है, इसके बारे में अभी तक कोई इतला नहीं आ रही। सिक्योरिटी फोर्सेस ने या हुकूमती ज़राए ने अपने तौर पर कुछ खबरें बाहर निकाली सहाफ़ियों को कहकर, और उन्होंने दावा किया कि जो छोटा भाई है अनस रिजवी वो सिक्योरिटी इदारों के कंट्रोल में और बड़े भाई का कुछ पता नहीं है। जबकि तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि दोनों भाइयों के बारे में अब तक हमारे पास कोई इतला नहीं आई। सिक्योरिटी फोर्सेस ये दावा कर रही हैं कि साद रिजवी वहाँ से निकल गए थे जबकि अनस को गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरी जानिब जो तहरीक लब्बैक है वो कह रहे हैं जी जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक भरपूर हमला किया तो उसके बाद से दोनों भाइयों को और दीगर कुछ और लोगों का पता नहीं चल रहा। जबकि ऐनी शाहिदीन ये दावा भी करते हैं कि दोनों भाई ज़ख्मी थे, जबकि जो बड़ा भाई है उसके ज़ख्म के बारे में साद रिजवी जो अमीर भी हैं तहरीक लब्बैक के, उनके बारे में कहा जाता है कि उनके कंधे पे या बाजू पे गोली भी लगी हुई थी और शायद कुछ लोग ज़्यादा गोलियां लगने का भी इशारा दे रहे थे। अब ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा हो गई है और जो कत्लो गारतगिरी हुई अब पूरा पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर आवाज़ उठा रहा। यानी आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आवाज़ उठाई, मौलाना फजल रहमान बोल पड़े, आहिस्ता आहिस्ता उलमा इकराम जाग रहे हैं। जैसे जैसे उन्हें इस वहशत और दरिंदगी का पता चल रहा है कि कैसे तहरीक लब्बैक को चारों तरफ से घेर कर मारा गया। तहरीक लब्बैक से मुझे शदीद तरीन इख्तलाफ है, जो उनका तर्ज सियासत है, जो उनकी ज़बान है, जिस तरीके से वो चीज़ें करते रहे, शदीद तरीन इख्तलाफ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कत्ले आम किया जाए और लोगों को इस तरह मारा जाए मावराए कानून। कानून हर चीज़ के लिए मौजूद है मुल्क में, तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है, ये जुल्म है, ये जबर है, ये फस्तायत है और ये कुछ नहीं है कि घेर कर चारों तरफ से वो मुज़ाकरात की बार बार कहते रहे और वादे देते रहे कि आओ मुज़ाकरात करते हैं, बैठो बात करते हैं, हम वापस चले जाते हैं। और मेरे पास बाकायदा मैसेजेस मौजूद हैं उनकी क़यादत के, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम पीछे जाना चाहते हैं तो रुकावटें हैं। वक्त आने पर सुना भी दूंगा मैं। पीछे जाना चाहते हैं तो रुकावटें हैं, हमें आगे जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है और हमें ट्रैप किया जा रहा है। तो अभी जो रिजवी बरादरान हैं वो कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको कहूँगा कि देवताओं को खुश करने के लिए पुराने ज़माने में कुर्बानी दी जाती थी ना, बलि दी जाती थी, और उसके लिए पहले बकरे को पाला जाता था और उसके बाद उसकी बलि दे दी जाती थी देवताओं को खुश करने के लिए। तो तहरीक लब्बैक की बलि चढ़ाई गई है और बाकायदा देवताओं को खुश किया गया है। और देवताओं को खुश करने का मनाजिर हमने मिस्र के अंदर देखा, जो शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे हरकतें करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एम्बैरस किया है। ये अल्फाज आप देखें, आप हैरान हो जाएंगे। और पूरी दुनिया के अंदर चाहे वो मेहदी हसन है, चाहे वो भारतीय सहाफ़ी हैं, चाहे दीगर मुल्कों से हैं, वो पाकिस्तानियों का मजाक उड़ा रहे हैं, वो शर्मिंदा कर रहे हैं कि यार ये वज़ीर आज़म आपने रखा हुआ है, ऐसा जूते पॉलिश करने वाला आदमी, ये कहाँ से लाए आप। डोनाल्ड ट्रंप को एग्जैक्टली पता था कि शहबाज शरीफ क्या करेगा और उसने शहबाज शरीफ को आगे बुलाया जैसे कि तय था कि आओ बात करो। शहबाज शरीफ ने भी वो तारीफ़ें, शहबाज शरीफ ने कहा पॉलिश की इंतहा, मैं इस अजीम सदर को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करना चाहूँगा क्योंकि मैं दिल से यकीन रखता हूँ कि वो सबसे मुखलिस और शानदार उम्मीदवार हैं। मेरा मानना है कि आप वो शख्सियत हैं जिसकी इस वक्त दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। दुनिया आपको हमेशा एक ऐसे शख्स के तौर पर याद रखेगी जिसने 7 और 8 जंगों को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश की और पता नहीं क्या कुछ शहबाज शरीफ जज्बात के अंदर कह गए, ज़मीन आसमान के कलाबे में ला दिए। अब दुनिया पाकिस्तान की बेइज्जत कर रही है कि जनाब ये आपका वज़ीर आज़म है, आप एक एटमी मुल्क हैं और एक चंपू के तौर पे आप काम कर रहे हैं, पाग लगे रहन। यानी ये तो ऐसे दिखाई दे रहा है ना, यानी तारीफ ठीक है यार, बंदा कर देता है तारीफ। डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ लोगों की तारीफ करता है, लेकिन वो एक डेकोरम के अंदर रहकर करता है। आप करना चाहते हैं तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ये काम कर सकते थे, लेकिन जैसे आपने किया वो तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही फ़कीर और गरीब आदमी जो है वो किसी शादी के अंदर जो लोग जाते हैं वो जो आवाज़ें लगाते हैं और उसके साथ वो नारे लगाते हैं, भाग लगे रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ। ये तो मुझे उस तरह का काम लगा जो शहबाज शरीफ साहब ने किया। सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इन्होंने मजाक बना दिया। अब ये देवता हैं जिनको खुश किया जाता है और बार बार खुश किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप को ना एग्जैक्टली पता था शहबाज शरीफ क्या कहेगा, क्योंकि शहबाज शरीफ ने बार बार ये बात की थी। आप ये जरा 2 वीडियो देखें। एक वीडियो में देखें डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को बुलाया, ये देखें, ये शहबाज शरीफ आया और उसको बात करने का मौका दिया। अब ये दूसरी वीडियो आप देखें कि बरतानवी वज़ीर आज़म को डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया और ये डोनाल्ड ट्रंप ने जब बरतानवी वज़ीर आज़म को बुलाया और वो आगे आया
लेकिन उसके बाद उसको बात करने का मौका नहीं दिया। वह उसको ये कहा कि हंसते हुए कहा कि अच्छा लगा कि तुम यहां पर हो, और फिर उसे वापस भेज दिया। तो बरतानिया के साथ तो अमेरिका के बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को लगा कि शायद उसको बात करने देगा डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन नहीं करने दी। शहबाज शरीफ को बात करवाई, क्योंकि उनको पता था कि ये तारीफें ही करनी है शहबाज शरीफ ने और कुछ नहीं करना। शहबाज शरीफ साहब ने भी गेम चुप के रखी, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकता, बल्कि वो ऐसा लगता था शर्मिंदा हो रहा है। उन्होंने कहा ज़बरदस्त आपने किया, कमाल किया, इसके बाद मैं क्या बोलूँ, यानी इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। और शहबाज शरीफ के चेहरे की रौनक देखें कि कामयाब किस्म की जो खुशामद वो करने के बाद शहबाज शरीफ साहब के चेहरे की रौनक ही बदल गई थी, रंग ही बदल गया था। ये पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने तोहफे के तौर पर अता किए हैं। वीडियोज में देख रहा था, एक बड़ी तबाही फैली गई है, तहरीक लब्बैक के लोगों को मुरीदके में कत्ल किया गया। पुलिस उसके बाद से लेकर अब तक वहां पे एक सर्च ऑपरेशन भी कर रही है, और उस सर्च ऑपरेशन के अंदर देख रहे हैं कोई लाश मिल जाए, कोई और जख्मी मिल जाए, तो तमाम सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। जबकि एक और बड़ी खबर आई है हमारे पास, और ये खबर बड़ी खौफनाक है कि पाकिस्तान में इंटरनेट बंद किया जा रहा। अब ये क्यों बंद किया जा रहा है, इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं। क्या उनमें से किसी एक बात के अंदर सच्चाई मौजूद है? पीटीसीएल ने कहा कि एक मेंटेनेंस एक्टिविटी होने जा रही है, और कुछ सबमरीन केबल हैं, उनमें से किसी एक के अंदर कोई रिपेयर होने जा रही है 14 अक्टूबर 2025 को 11 बजे। वैसे ये बहुत पहले बता दिया जाता है, लेकिन उन्होंने एंड टाइम पे बताया। उन्होंने 18 घंटों तक के लिए आपका इंटरनेट बंद हो सकता है, और यह भी बताया गया कि पीटीसीएल का इंटरनेट भी बंद हो सकता है। अब अगर इंटरनेट बंद हो जाता है तो इस पे कुछ लोग इस शुबे का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई बड़ी कार्रवाई होगी इस बीच में। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद तहरीक लब्बैक की क़यादत के अंदर किसी के साथ कुछ ऐसा हो गया है कि जो मंजर आम पे बात आएगी तो पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब हो सकते हैं, लिहाजा इंटरनेट को पूरी तरीके से पाकिस्तान में कंट्रोल करके बंद करने का फैसला किया गया है। अब होता क्या है, क्या खैबर पख्तूनख्वा में कोई एडवेंचर कर दिया जाएगा? मुझे नहीं लगता वहां पे एडवेंचर इस तरह से किया जाएगा। अगर किया गया तो उसके नताइज बड़े खौफनाक होंगे, और वो पूरी दुनिया देखेगी कि वहां पे क्या होता है। मोइन कुरैशी साहब अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली में, उन्होंने दावा किया कि 282 अफराद शहीद हुए हैं साना मुरीदके में, और 1600 जख्मी हुए हैं, ये उनका दावा है। तहरीक लब्बैक भी ऐसे ही दावे कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी लिस्ट सामने नहीं आई, ना तहरीक लब्बैक की जानिब से और ना ही हुकूमत की जानिब से। पुलिस और रेंजर्स के विजुअल वायरल हो रहे हैं जिनमें वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, और बड़ी ज़बरदस्त तोड़फोड़ उन्होंने की है। मैं हैरान होता हूं कि पुलिस वाले, रेंजर्स वाले, जब ऑपरेशन खत्म हो जाता है उसके बाद वहां मौजूद गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को, इनको तोड़ने की क्या तुक है? ये एक नफरत है, और ये नफरत बढ़ती चली जाएगी। ये सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम, इनके बीच में फासला बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ये कंट्रोल नहीं की जा रही चीज, बल्कि मजीद खतरनाक बनती जा रही है। राणा सनाउल्लाह साहब ने खुद एतराफ किया कि ये लोग अमरीकी एम्बेसी को एक याददाश्त पेश करना चाहते थे, जो हम नहीं चाहते थे कि ये याददाश्त पेश करें, और फिर बलि चढ़ाई गई अपने देवताओं को खुश करने के लिए, और देवता इनसे खुश रहे तो इन्हें लगता है कि ये जेल में बैठे हुए कैदी नंबर 804 से बच जाएंगे। लेकिन देखते हैं कब तक बचेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तश्कील का मसला जो है वो भी लटका हुआ है। वहां पे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने 15 अक्टूबर को अली अमीन गंडापुर को बुलाया हुआ है। 14 अक्टूबर को दिन 1 बजे तक पेशावर हाई कोर्ट ने जवाब मांग लिया है, यानी आज के दिन 1 बजे तक, कि हलफ लेने के लिए गवर्नर दस्तयाब है या दस्तयाब नहीं है। यह सवाल पूछ लिया कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कब नौ मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने के लिए मुयस्सर होंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को दोपहर 1 बजे से कबल जवाब जमा करवाने की हदायत कर दी। अब ये चीफ जस्टिस खुद भी हलफ ले सकते हैं, ये बाकायदा कानून के अंदर इसकी गुंजाइश मौजूद है कि अगर वो हलफ नहीं लेता गवर्नर तो यहां से हलफ हो जाएगा, और उसके बाद इनकी कैबिनेट का हलफ भी हो जाएगा। ये हो सकती है सूरत हाल। सुहेद आफरीदी वाला जो मामला है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट के गले में फंस गया, और इस मामले से निपटने के लिए जो आसान रास्ता एस्टेब्लिशमेंट के पास हो सकता है कि बॉर्डर पे हालात खराब कर दिए जाए, कोई इमरजेंसी जैसी सूरत हाल पैदा कर दी जाए, वरना ये स्मूथ तरीके से किसी ना किसी तरह सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन जाएगा। क्योंकि देखें ना, जब ये वजीर था तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं, ना तब तक ये मोबाइल चोरी करता था, ना तब तक ये कोई डकैती मारता था, ना तब तक ये चोरी करता था, ना तब तक ये गद्दार था, ना तब तक ये दहशत, कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही वज़ीर आला नामजद हुआ और बनाया गया तो एस्टेब्लिशमेंट को लगा ये सब कुछ है।
कुछ बड़ी वजूहात हैं। उनमें देखें, एक जो बड़ी वजह है ना, वो है मादनियात। मादनियात की एक कंसाइनमेंट जा चुकी है 50 करोड़ डॉलर्स की, आधा अरब डॉलर की एक कंसाइनमेंट जा चुकी है। इसके ऊपर टीवी चैनल पे प्रोग्राम करते हुए बाकायदा हाफिज हमदुल्ला साहब जो जेयूआई से हैं, उन्होंने भी कहा कि यार ये कौन है, क्यों लेकर गए हैं यहां से, किससे पूछा, फैसला क्यों किया, ये किसका हक है, ये 50 करोड़ डॉलर के मिनरल बायर भेजे गए हैं, किसका हक है, फैसला किसने किया है, ये तो आवाम का हक है। ये उन्होंने भी आवाज उठाई, बाकी लोग भी उठा रहे हैं। अब दूसरा मामला एक तो मादनियात का हो गया ना, दूसरा मामला मिलिट्री ऑपरेशन का है। अगर वो जो खसूसी कानून है खैबर पख्तूनख्वा में जिसके तहत ये ऑपरेशन हो रहा है, अगर सुहेल अफरीदी उसको खत्म कर देता है तो बात खत्म हो जाती है। फिर फौज जो ऑपरेशन करेगी वो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक नहीं होगा फिर खैबर पख्तूनख्वा की हदूद के अंदर। अब ये ऑपरेशन कैसे होगा, ये तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ तय करना पड़ेगा बैठ के। तो दूसरा मामला ये है। तीसरा एक और मामला भी है, और वो मामला है इमरान खान की रिहाई के लिए नई हिकमत अमली का। ये जो हिकमत अमली बना रहे हैं ना, ये मैं आपको आने वाले दिन में बताऊंगा। और इमरान खान ने कहा था ना तैयारी पकड़ें, तो सारे तैयारी पकड़ें बताऊंगा मैं आपको कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं, मेरे पास खबर है। लेकिन अभी एक चैलेंज मैं करता हूं एस्टेब्लिशमेंट को। एस्टेब्लिशमेंट कहती है ना सारे ऑपरेशन करना चाहते हैं, DGISPR ने कहा कि हम मानेंगे नहीं ऐसी हुकूमत को जो यहां ऑपरेशन की मुखालफत करेगी। नहीं, उन्होंने साफ कह दिया कि ऑपरेशन की मुखालफत उन्हें किसी सूरत कबूल नहीं है। तो सिर्फ फजलुर रहमान से ऑपरेशन के हक में बयान ले लें, ANP से ऑपरेशन के हक में बयान ले लें, जमात इस्लामी से ऑपरेशन के हक में बयान ले लें। यही तीन बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है ना खैबर पख्तूनख्वा की। देखिए, पीपल्स पार्टी का और PMLN का तो स्टेक ही थोड़ा सा है, उन्होंने तो इधर KP में आना ही नहीं है। तो खैबर पख्तूनख्वा की अपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी जो वहां पे तगड़ी पार्टीज हैं, किसी एक से ये स्टेटमेंट ले लें, वो लेकर दिखा दें, एस्टेब्लिशमेंट कर लेना, फजल रहमान को मना ले ऑपरेशन पे। वो भी कभी नहीं कहे। देखें, जिसने यहां सियासत करनी है ना खैबर पख्तूनख्वा में, एक बंदा आपको नहीं मिलेगा जो ऑपरेशन का हमायती हो। कबायली इलाकों में लोग सख्त खिलाफ हैं, ऑपरेशन के सख्त खिलाफ हैं। हत्ता कि इन्होंने अपने बंदे भेजे थे एस्टेब्लिशमेंट ने, ये माइक शाइक देके डिजिटल मीडिया के, कि लोगों के इंटरव्यूज करके आओ कि जनाब हम ऑपरेशन के हक में हैं, हम यहां ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। लोगों ने कहा हमने मरना है, हम ऑपरेशन के हक में बात करेंगे, हमने वापस लोगों में नहीं जाना। भाई लोग हमारे शदीद मुखालिफ हो जाएंगे, हम ऑपरेशन के हक में बात नहीं कर सकते, हम बात करेंगे नहीं ऑपरेशन के हक में, क्योंकि यहां पे लोग ऑपरेशन के हक में है ही नहीं। वन साइडेड हो गया खैबर पख्तूनख्वा। अब इसके ऊपर जो है वो तो JUI से, जमात इस्लामी से, ANP से स्टेटमेंट लेके दिखा देना, PTI तो बहुत दूर की बात है। फिर नाज़रीन एक और चीज मैं आपके साथ इसमें शेयर कर लेता हूं कि इमरान खान साहब का जो फोटो है वो नहीं चलने दिया गया, उसको ब्लर किया गया पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर। यानी अली अमीन गंडापुर और सुहेल अफरीदी बैठे हुए थे सामने, इमरान खान को फोटो पड़ा हुआ था, उसको ब्लर कर दिया। लेकिन नेतन्याहू की जो वीडियो है वो फुल HD के अंदर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर चलाई गई। तो ये देवताओं को बलि चढ़ाई जा रही है अपने नजरिए की भी। ये जो देवता है ना, इन देवताओं को खुश कर रहे हैं मौजूदा हुक्मरान। ये हर दरवाजे पे जाके सजदा करेंगे। इमरान खान का खौफ इन्हें जगह जगह झुकाएगा, जगह जगह जाके अपनी नाक रगड़ेंगे, क्योंकि इमरान खान से डरते हैं। ये इमरान खान का खौफ इनको हर जगह पे लेकर जा रहा है, वरना ये नॉर्मल रहते, नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते थे। लेकिन इनको पूरी दुनिया को खुश रखना पड़ेगा अपने इक्तदार को और अपनी खाल को बचाने के लिए, वरना इमरान खान और पब्लिक इनको उड़ा के रख देंगे। लेकिन ये होना है, देर बदेर तो होना है, मामला ऐसे तो हमेशा नहीं चलेगा। नाज़रीन एक और चीज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, साद रिजवी की एक जाली ऑडियो भी मार्केट में लाई गई, और वो कुछ ऐसे अकाउंट्स ने डाली जो हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के करीब है। उसमें साद रिजवी कह रहे हैं कि जी मैं खैरियत से हूं, तो मैं बाद में लायामल दूंगा और कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आप लोग जाएं। तो साद रिजवी की जो ऑडियो है ना, ये जाली है। जो लोग बहुत करीबी हैं साद रिजवी के, उन्होंने ये कंफर्म किया कि ये ऑडियो जाली है, ये उनकी ऑडियो नहीं है। अब ये जाली ऑडियो मार्केट में लाने का मकसद क्या है और ये क्यों लाई गई, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अभी तक कोई इतला इस बारे में नहीं है कि दोनों भाई कहां हैं। हुकूमत ने इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं दी, मुकदमे उनके ऊपर दर्ज कर दिए खौफनाक किस्म की, कोई दफा छोड़ी नहीं जो तरीके लब्बैक पे ना लगाई हो। यही करते हैं, PTI भी ऐसे किया इन्होंने 3.5 साल में, तो अब तरीके लब्बैक के साथ भी यही हो रहा है। नादरीन इस मसले में ख्वाजा साद रफीक का जो मौक़िफ़ है जरा वो सुन लीजिए। वो भांप गए हैं कि एक्चुअली कितना बड़ा ब्लंडर हो गया।
उन्होंने कहा जी कि मुरीदके में पुलिस रेंजर्स और मुजाहिरीन के माबैन होने वाला तसादुम नहायत अफसोसनाक और दिलगीर है। मुजाहिरीन और पुलिस एहलकारों का बहा खून नफरत की नई लकीरें खींच देगा। ये रवैये इंतहा पसंदी की नई लहरें पैदा कर सकते हैं। इस तसादुम से बचा जा सकता था। कल शब हुकूमत और TLP के माबैन होने वाली बातचीत को मजीद वक्त दिया जाना चाहिए था। अमन को मुनासिब मौका क्यों नहीं दिया गया? किस बात की जल्दी थी? मैं TLP के तर्ज सियासत का हामी नहीं हूं, वो तो कोई भी नहीं है। जत्थों के जरिए घेराव जलाओ और मुतालबात बनवाने की सियासत नाकाबिल कबूल है। गजा में जंगबंदी हो जाने के बाद लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद में अमरीकी सफारतखाने के सामने एहतजाज का ऐलान नाकाबिल फ़हम और बिला जवाब था। ये तो ख्वाजा साहब की कर दो, ये तो वहाँ पे बरतानिया में भी हो रहा है, अभी साउथ अफ्रीका में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है। लोग अमन मुआहदे के बावजूद एहतजाज कर रहे हैं, तो हुकूमतें उन पर गोलियां तो नहीं चला रही, लेकिन अंत तक कोशिश करके मुज़ाकरात के जरिए दरमियानी रास्ता निकालना और जय्यद उलमा सियासतदानों को बीच में डालकर एक दूसरे को फेस सेविंग देना और अमन कायम रखना ही दुरुस्त रास्ता था। होने वाला जानी नुकसान बातों या माली आनत से पूरा नहीं किया जा सकता। याद रखें, रिश्ते ज़ख्म नाकाबिल इलाज बन जाते हैं। दरख्वास्त है कि TLP के गिरफ्तार कायदीन के साथ हुस्न सलूक से पेश आया जाए। तमाम जख्मियों को इलाज मुआवजा की मतलूबा सहूलत फराम की जाए। पामानी मुज़ाकरात के जरिए टेम्परेचर नीचे लाया जाए। अंदरूने मुल्क जंग छेड़ने से गुरेज किया जाए। फरीकैन से तहम्मुल और तदब्बुर की दरख्वास्त है। काश मुकालमे के जरिए मसला हल करने के लिए हमारी पेश की अपीलों को अहमियत दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, मैं फिर आपको यह कहूंगा कि तहरीके लब्बैक को अगर क्रश करना था तो इसके बेशुमार मौके थे, लेकिन इसराइल के मामले पे क्रश किया गया, फलस्तीन के मामले पे क्रश किया गया। इट वॉज डेलिब्रेट, ऐसा लगता है, क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े देवता हैं उनको बलि चढ़ानी थी, और यह शायद ऐसा लगता है कि वही बलि चढ़ाई गई है। नाज़रीन, एक और इंटरेस्टिंग खबर, ये जो मिस्र गए शहबाज शरीफ साहब, और यहां शर्म शेख में जब ये मीटिंग हो रही थी तो उर्दगान जब आ रहे थे तो उन्हें पता चला हवा में कि शायद नेतन्याहू भी आ रहा है, तो उन्होंने अपने तैयारे को ऊपर चक्कर देना शुरू कर दिया और यह मुतालबा कर दिया कि अगर नेतन्याहू आएगा तो मैं इस जगह नहीं आऊंगा, मैं यहां से वापस जाऊंगा। लिहाजा फिर नेतन्याहू का जो आना था उसको मनसूख किया गया, और फिर उर्दगान उतरा वहां पे एयरपोर्ट पे, और उसने इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। और मजे की बात आपको बताऊं, तुर्की इसराइल को तस्लीम कर चुका है बहुत पहले। वो इसराइल को तस्लीम करता है, लेकिन नेतन्याहू को तस्लीम नहीं करता। और आपका जो वजीर आज़म शहबाज शरीफ है वो इसराइल को तस्लीम नहीं करते अभी तक हम, लेकिन वो नेतन्याहू के आने पे कोई एहतजाज नहीं किया। यानी हमारी तरफ से ऐसी कोई शर्त नहीं थी। ये शर्त किसकी तरफ से थी? उर्दगान की जानिब से थी। अंदाजा करें आप पाकिस्तान कहां खड़ा है। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर नेतन्याहू को दिखाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से ऐलान किया कि ये सब जो हम लोग यहां मौजूद हैं अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन रहे हैं। ऐलान किया उसने। शहबाज शरीफ वहां खड़े होकर कह देते ना, जब डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते कि अब्राहम अकॉर्ड का हम हिस्सा नहीं है, या हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते, या हम कोई ऐसी बात नहीं की, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें की, चुप के रखा काम शहबाज शरीफ साहब ने। और अब ऐसा दिखाई देता है बज़ाहिर कि पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, सिर्फ पाकिस्तान ऐलान नहीं कर पा रहा, और ऐलान करने के लिए पाकिस्तान किसी वक्त का इंतजार कर रहा है। और अभी ऐलान ना करके, अभी कुछ आलमी सतह पे खबरें भी आ रही थी, कुछ तजियाकार भी ये कह रहे थे, और उनका ये कहना था कि अरबों के 6 ममालिक ने, बल्कि ये खबर है बहुत बड़ी, ये खबर मैं आपको बता देता हूं, ये बाकायदा वाशिंगटन पोस्ट के अंदर एक खुफिया रिपोर्ट छपी है, और वो रिपोर्ट ये कहती है कि गजा के मुसलमानों के कत्लेआम में 6 अरब ममालिक ने इसराइल की खुफिया मदद की। वाशिंगटन पोस्ट ने राज खोल दी है। अंदाजा करें अब आप, वाशिंगटन पोस्ट ये कह रहा है। ये हालात हैं। और अब एक और खबर ये आ रही है कि कोशिश ये है कि पहले पाकिस्तान और इंडोनेशिया ये तस्लीम कर लें, उसके बाद सऊदी अरब तस्लीम करें इसराइल को। अगर ये सारा मामला होना है तो ऐसे होना है। अब नाज़रीन, आखिरी खबर मैं आपको देता हूं, और देखें कितनी तकलीफ वाली खबर है। ये दुनिया के अखबारात में छप रही है, पाकिस्तान की जानिब से इसका कोई जवाब अभी तक नहीं आया। ये फ्री प्रेस जर्नल से मैं पढ़ रहा हूँ। इंडियन अखबारात ने तो उसको चुप के रखा है, खबर हर तरफ उन्होंने चला दी है। पाकिस्तानी अखबारात इसके ऊपर अभी तक चुप हैं। बलूचिस्तान पोस्ट ने भी इसको लिख दिया है, सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है। अफगान मीडिया भी ये कह रहा है, तोलू न्यूज़ जो है अफगान मीडिया, वो भी ये कह रहा है, अफगान मीडिया के जनाब ये ऐसे ही है। खबर ये है कि
अफ़गानिस्तान की सरकार ने ख्वाजा आसिफ को, जो पाकिस्तान का वज़ीर दिफा है, और आसिम मलिक जो पाकिस्तान का DG ISI है, और दीगर 2 फौजी अफसरान जो जर्नल हैं, उन्हें वीज़ा देने से इनकार कर दिया। और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने रिपीटेडली वीज़ा के लिए कोशिश की और उन्हें वीज़ा देने से इनकार कर दिया। अब ये बड़ी अजीब बात है। लेकिन जब पाकिस्तानी ऑफिशियल से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं हुआ, तालिबान रजीम झूठ बोल रहा है, हमने कोई ऐसा अप्लाई नहीं किया या ऐसी कोई हरकत नहीं हुई। लेकिन अफगानिस्तान ये क्लेम कर रहा है और इंडियन मीडिया इस मामले को उठा रहा है कि पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ और ISI चीफ जो हैं वो, उनको जब कन्फ्लिक्ट बढ़ गया तो वो जाना चाहते थे, लेकिन उनके वीज़ा डिनाई किए गए अफगानिस्तान की जानिब से। अब क्लियरिटी आएगी वज़ारत ख़ारजा जब ये बताएगा कि हुआ क्या, और अफगानिस्तान भी इसके ऊपर अपनी राय दे सकता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।